गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो हमने डिसेबिलिटी के कॉन्सेप्ट, नेचर, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन हमारा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंक्लूसिव इन एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे कि कुछ नॉर्मल बच्चे हैं, कुछ हैंडीकैप्ड बच्चे हैं। ठीक है बेटा, इसमें बात बताएगी कि लर्निंग नो बाउंड, यानी कि सीखना कोई बातें नहीं जानता। कि जो सीखने की क्षमता जो होती है बच्चे के अंदर, वो ये नहीं देखती कि मैं नॉर्मल हूँ या फिर मेरे को कोई हैंडीकैप्ड हूँ मैं, या फिर ऐसे। इसमें कोई बंधन नहीं होता। जो शिक्षा जो है वो सबके लिए समान है। इंक्लूसिव एजुकेशन में ये बताया गया है, इसके हम इंक्लूसिव इन एजुकेशन के हम पहले मीनिंग करेंगे, फिर नीड, स्कोप्स, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज। ठीक है, मीनिंग। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मीनिंग है क्या है, ये बालकों में संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सृजनात्मक विकास के साथ साथ उनमें सकारात्मक अभिवृत्तियों और वैज्ञानिक संतुलन, सहनशीलता का विकास उत्पन्न करता है। ने उनके इन चीज़ों के निर्माण में उनको योगदान देता है। विशिष्ट शिक्षा जो है वो व्यावसायिक प्रशिक्षण व इस कार्य क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे बालकों के लिए उनको ऐसे तैयार किया जाता है ताकि उनका कल जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है वो यानी कि अपना आगे व्यवसाय को चला सकें, अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। ठीक है, और यह किसी भी देश के विकास की आधारशिला होगी कि वह समाज में ऐसी खुशहाली, ऐसी उन्नति और ऐसी एकता या अखंडता लाए जिसमें ऐसे बच्चों को उनके पाँव पर, उनको एजुकेशन के द्वारा, सही प्रशिक्षण के द्वारा वो अपने यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में उन बच्चों को जो डिसेबिलिटी होते हैं, हैंडीकैप, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ बिठाया जाए। उनका मेन मोटिव ये था कि जो शिक्षा के अधिकारों के मूल में यही अवधारणा काम करती है। ये तभी संभव हो सकती है जब हम शिक्षा के मूल आधार को में सम्मिलित होंगे, सम्मिलित कर उनकी शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं को उन बालकों से भिन्न है जो सामान्य बालकों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी सोचने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति और कहीं भी आने, क्योंकि वो नॉर्मल है, उनमें वो सब चीज़ों का जो आधार होगा वो उन बच्चों से अधिक होगा। तो ये जो बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, इन्हें इन बच्चों से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। समावेशी शिक्षा की इस दिशा में आशाओं से परिपूर्ण एक प्रयास किया जा सकता है, जिसमें वैज्ञानिकों ने ये विचार दिया है कि जो शिक्षा है सभी को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने विशिष्ट बालकों के लिए एक पृथक विद्यालयों की व्यवस्था जरूर की है, लेकिन उसमें उन्हीं बालकों को रखा जाना चाहिए जिनमें ज़्यादा डिसेबिलिटी हो। जैसे वो देख नहीं सकते, वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उन्हें ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ना पड़ेगा। उन्हें कक्षा में वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। हाँ, अगर किसी को कान से सुनाई नहीं देता है और कोई वाणी दोष है, ज़्यादा नहीं है, बट वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। अगर उन्हें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तब उन्हें स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। ठीक है बेटा, स्पेशल एजुकेशन का उन्हें जो स्पेशल एजुकेशन के द्वारा उन्हें आगे पढ़ाया जा सकता है। अब जो निःशक्त बच्चों में जो समस्याएं आती हैं मूल रूप से, वो कौन कौन सी होती हैं। एक तो वह दूसरे बच्चों से अलग होते हैं। ठीक है ना, वो नॉर्मल बच्चों से अलग होंगे ना, क्योंकि उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट ज़रूर होगा जो हमें यानी कि दिखाई देगा। अगर वो हैंडीकैप्ड है, या फिर वो चल नहीं सकता, या लिख नहीं सकता, या सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो वो नॉर्मल बच्चों से अलग होंगे। वो स्कूल नहीं जा सकते ऐसे बच्चे। ठीक है,
और इन बच्चों को विशेष पर्यावरण की आवश्यकता होती है। उन्हें ऐसे वातावरण में रखना पड़ता है जहाँ पर उनके साथ कई बच्चे हों, वो उनको देखें और उनसे कुछ सीखें और उनको मोटिवेट करें कि जो काम वो बच्चे कर सकते हैं तो हम भी उस कार्य को सही से कर सकते हैं। इन्हें विशेष आवश्यकताएं की ज़रूरत होती है और इन बच्चों के लिए जो एजुकेशन के लिए एक विशेष तरह की टीचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, विशेष अध्यापक की आवश्यकता होती है और विशेष उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। विशेष उपकरणों की ऐसे, जैसे मान लो वो चल नहीं सकता, उसको व्हील चेयर प्रोवाइड करवाई जा सकती है ताकि उसको आसानी से स्कूल से घर से स्कूल वो ईज़िली जा सके। या फिर बैसाखियाँ हो सकती हैं या फिर कुछ ऐसा, अगर वो सुन नहीं सकता है तो उसको उस हिसाब से कार्य यानी कि उसको उस विशेष प्रकार के उपकरणों को की आवश्यकताओं के द्वारा उनकी ये कमियां दूर की जा सकती हैं। जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो शैक्षिक व्यवस्था का स्वरूप का प्रबंध किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा 1986 में, उन्होंने यही बात बोली थी कि स्पष्ट रूप से बताया था कि अल्प तथा सामान्य निःशक्त वाले बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा जो है वो औपचारिक ढंग से दी जानी चाहिए। ठीक है बेटा, सामान्य रूप से दी जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि उन्हें समान अवसर मिलने चाहिए जो दूसरे बच्चों को मिलते हैं। और उन्होंने विकलांग बच्चों के लिए एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक रूप से जो बेहतर प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उन्हें, कहने का मतलब ये है कि बेटा उनको उस लाइक इंक्लूसिव एजुकेशन का यही मेन मोटिव है कि उन जो विकलांग बच्चे हैं, नॉर्मल, यानी कि कहने का मतलब है कि उनमें ज़्यादा डिसेबिलिटी नहीं है, तो उनको हम सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं, उनको वो फैसिलिटी दे सकते हैं जो हम सामान्य बच्चों को देते हैं। ठीक है बेटा। और अगर इसके बाद जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में जो डिफरेंसेस हैं वो है एक स्पेशल एजुकेशन और एक इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। स्पेशल एजुकेशन में जो विशिष्ट शिक्षा है वास्तव में प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट है। ठीक है, ये हर एक क्षेत्र में होती है। हाँ, कोई ना कोई हर एक क्षेत्र में ऐसे डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस जरूर होंगे और इनके लिए यह साधारण स्कूल पद्धति से समर्थ भिन्न माने जाते हैं। जो विशेष स्पेशल एजुकेशन है वो जो उनका स्कूल होता है वो सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग होता है। उनकी एक्टिविटी एरियाज अलग होते हैं, उनका जो क्लासरूम एरिया होता है वो अलग होता है, उनका जो पढ़ने का तरीक़ों से उनको पढ़ाया जाता है, उपकरणों के थ्रू पढ़ाया जाता है, वो चीज़ सामान्य बच्चों से थोड़ी अलग होती है। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसमें ऐसी शिक्षण कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बंधित बालक अन्य सामान्य बालकों के साथ वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, जो विशिष्ट शिक्षा में भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित होती है और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें समानता के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। ठीक है, उनमें समान माना जाएगा सभी को। उन्होंने शिक्षा अधिनियम के द्वारा उन्होंने बोला कि सभी बच्चों को समान रूप से सेम शिक्षा दी जानी चाहिए। अब उसमें भेद इसलिए किया जाता है कि अगर जो ब्लाइंड है उनको अलग तरह की शिक्षा दी जाती है, उनको अलग रखा जाता है। जिन्हें सुनता नहीं है या कोई और डिसेबिलिटी है, तो कोई मानसिक रूप से थोड़ा ऐसा है तो उस डिसेबिलिटी है उसको, तो मेंटली तो उनको अलग रखा जाता है, उसमें ये भेदभाव किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण और कार्य क्षेत्र का एक मार्गदर्शन करवाती है उन बच्चों को। जो विशिष्ट स्पेशल एजुकेशन दी जाती हैं, स्पेशल एजुकेशन के द्वारा उन बच्चों को ऐसा तैयार किया जाता है कि ताकि कल को वो व्यावसायिक रूप से कार्य कर सके। ठीक है बेटा। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें कुछ विशिष्ट विधान उपलब्ध कराती है। उन्हें नॉर्मल शिक्षा दी जाती है, वो एंड तक जा सकते हैं, उन्हें जो पढ़ना है जो कार्य करना है वो अपने हिसाब से नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह कर सकते हैं। जैसे कि अब स्पेशल एजुकेशन में जो बच्चे होते हैं, शिक्षा का संपूर्ण शिक्षा एकीकरण का भाग नहीं समझा जाता है। इसमें जो बालक होते, कहने का मतलब ये है कि जो वंचित बालकों को ये संपूर्ण शिक्षा के करण में नहीं समझा जाता, क्योंकि इसलिए नहीं समझा जाता कि उनका जो जैसे मैंने पहले बताया कि उनके जो स्कूल है जो व्यावसायिक है उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है,
तो इन्हें बंधित बालक कहा जाएगा और इनके द्वारा विशिष्ट कक्षाओं को स्थापित करना पड़ता है। इनके यानी कि इनके हिसाब से उनको जैसी डिसेबिलिटी है उनके हिसाब से इनकी कक्षाओं को प्राथमिकता दी जाती है। और इंक्लूसिव एजुकेशन में संपूर्ण शिक्षा को का बंधित बालकों के लिए एक भाग समझा जाता है। उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा और निःशक्त बालकों को सामान्य बालकों से अलग नहीं रखा जाएगा। और जो विशिष्ट शिक्षा होती है वो प्रतिभाशाली व निःशक्त बालकों के लिए प्रतिभाशाली उन बच्चों को बना देती है जो स्पेशल एजुकेशन है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता बेटा, कई बार अगर कोई हैंडीकैप्ड है या ब्लाइंड है, उनके अंदर एक प्रतिभा होती है, वो उनको निखार के लाएंगे उस स्पेशल एजुकेशन के द्वारा। ठीक है बेटा, और ये जो व्यवस्था है सामान्य बालकों को निःशक्त बालक को सामान्य बालकों से थोड़ा अलग करती है। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इस व्यवस्था में शिक्षा अन्य क्षेत्रों में जो निःशक्त होते हैं बच्चे सामान्य बालकों के साथ समान रूप से रखे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे समझ। स्पेशल एजुकेशन जो है उन बच्चों को दी जाती है जिनमें ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें डिसेबिलिटी जरूर होती है बच्चों में, बट ज़्यादा नहीं होती है। इनको हम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ सुनता नहीं है तो उसको कान की मशीन के द्वारा, यंत्र के द्वारा उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाया जा सकता है, क्योंकि हेल्प दी जा सकती है। अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो उसको चश्मे के थ्रू उनके विशेष उपकरण के द्वारा उनको भी सामान्य बच्चों के साथ बिठाया जा सकता है। नेक्स्ट हम करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात। अब हम नीड की बात करें, जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता सभी तरह के बच्चों के लिए उपयोगी होती है। अब जो स्पेशल एजुकेशन की बात की गई है उन्होंने, वो सब तरह के बच्चे, मतलब कि जो पाँव से नहीं चल सकते, आँखों से नहीं देख सकते, कान, यानी कोई भी डिसेबिलिटी है, वो सब बच्चों के लिए जो एजुकेशन है, ऐसा नहीं सोचना कि अगर तो नहीं पढ़ सकता, अब वो अंधा है तो नहीं पढ़ सकता। मैंने आपको आई थिंक कक्षा में एक उदाहरण दिया होगा कि हमारे यहाँ शिमला में पीएनबी बैंक में उस पर एक जो कार्य करता है वो ब्लाइंड है, लड़का है, वो ब्लाइंड है और वो क्लर्क की जॉब करता है बैंक में और वो सारे काम सही से करता है। तो उसने वो एजुकेशन ली है, उसने व्यवसाय की भी ट्रेनिंग ली है, तब वो इस पड़ाव तक आया है, वो डिपेंडेड हो पाया और अपना व्यावसायिक रूप से अपना कार्य कर रहा है। तो ये जो बात होती है कि इनको ये जो डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, इनको शिक्षा का अधिकार देना, स्पेशल एजुकेशन के द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा और ये बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। और इसके द्वारा विकलांग बच्चों के जो व्यक्तिगत हैं, सामाजिक हैं और भावी रोजगारों में बच्चों की ये पूरी क्षमता से विकास करने में और उन्हें सही अवसर देने के लिए उनको इस लायक बना देता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। मान लो कि वही बात आती है कि ब्लाइंड सिंगिंग ज़्यादा अच्छी करता है, तो उसको उस कार्य के में उसकी इस चीज़ को निखार के उनको आगे लाया जा सकता है। अगर उसको पेंटिंग अच्छी आती है तो वो पेंट कर सकता है, यानी कि उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो पूरी क्षमता है, उनका विकास किया जाता है इन स्पेशल एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, अब निःशक्त बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की अगर बात करें, ये निःशक्त बच्चे जो मुख्य आधार में नहीं आते हैं, ये मुख्य आधार से हटकर, यानी कि जो हट गए थे और वे शिक्षा नहीं, कहने का मतलब ये है कि निःशक्त बच्चों में जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, कि मान लो बचपन से पेरेंट्स ने सोचा कि उनको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं कर पाएगा और उसकी एज निकल गई है, तो वो सच में नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। बट अगर हम बचपन से उन बच्चों के अंदर वो मुख्य धारा को सही मोड़ पर लाया जाए तो वो शायद अपने लायक और अपने व्यवसाय के लायक हो सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर शिमला में ही ऐसे बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है जिनमें उन बच्चों को, ऐसे डिसेबिलिटी बच्चों को ट्रेंड किया जाता है, पढ़ाया भी जाता है और ऐसे कार्यों के लिए ट्रेंड भी किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, समायोजन की बात आएगी कि जिन बालकों को भावनात्मक मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो तो उनके साथ समायोजन के बनाना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है घर में भी, और उनको
बहुत कोई ज़्यादा यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटल डिस्टर्ब, तो उसको मेंटल असेंबली में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर वो हाँ थोड़ा डिस्टर्ब है बट बात को समझता है, तो उसको स्पेशल ट्रेनिंग के द्वारा उसकी ये कमी को दूर किया जा सकता है। फिर अगर ट्रेनिंग देंगे तो जो बच्चे के छिपे गुणों का विकास करके उन्हें प्रतिभाशाली बनाने में उनकी सहायता करेगा। ठीक है ना। अगर बच्चों पेरेंट्स अगर ये चीज़ को सोचे कि अगर हमारा बच्चा नहीं कर सकता है तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर उनको हम वो सामने लाएंगे, उसकी प्रतिभा को दिखाएंगे। आपने देखा होगा कि आई थिंक इंडियन आइडल में मे बी उसमें आया था कि किसी और में सिंगिंग में आया था, वो लड़का ब्लाइंड था बट उनके पेरेंट्स ने ये बात सोची कि ये गाता बहुत अच्छा है तो उसको ट्रेन किया जाए। तो उस ट्रेनिंग के द्वारा उस बच्चे की जो प्रतिभा थी वो सामने आई थी। ठीक है। स्पेशल एजुकेशन के द्वारा इन बच्चों के अंदर जो छिपी प्रतिभा है वो सामने आती है। और जिन बच्चों में सीखने की गति क्या होती है कम, फिर ऐसा होता है कि इन बच्चों में जो सीखने की गति में कमी भी आने लगती है जब तक हम इनको मोटिवेट नहीं करेंगे। फिर बोलने और सुनने में भी जिन बच्चों को परेशानी होती है, और जो बालक शारीरिक रूप से विकलांग हो अथवा हो गए हों बाद में एक्सीडेंटल के द्वारा, और जिन बच्चों में समस्यात्मक व्यवहार उपस्थित हो, उपयुक्त सभी प्रकार के बच्चों को विशिष्ट शिक्षा के द्वारा लाभ पहुंचाने हेतु व आत्मनिर्भर बनाने हेतु विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा। स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता के द्वारा उनके अंदर छुपी प्रतिभाओं को उभारा जा सकता है, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सकता है। ये तभी होगा जब थोड़ा हम सहयोग देंगे और थोड़ा उनको अगर उनके हिसाब से उपकरणों के द्वारा उनको एजुकेशन दी जाए। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे। समावेशी शिक्षा का महत्व क्या होता है। इम्पॉर्टेंस क्यों मानी गई है कि जो शैक्षिक धारा में जो शामिल किए जाते हैं, जो विकलांग का पता लगाने के लिए एक बहुमूल्य तरीके हो सकते हैं। कहते हैं ना कि कई बार ऐसे जो वाणी बंदित बालकों की बात की गई थी, तो ऐसे बच्चों को ढूंढना पड़ता है। उनकी रिसर्च करके वो तभी होती है जब वो कक्षा में आते हैं, तब उनका मेंटल लेवल उनका हमें पता चलता है कि वो कितने लेवल के, कितना उनका जो लेवल है वो कितना है। कुछ विकलांग जो उस समय तक उभर कर सामने नहीं आ पाते हैं, जैसे कि बचपन में कुछ टाइम तक, मान लो कि अगर वो 8, 9 या 6, 7 साल के हो गए हैं तो उभर के नहीं आते। वो तब आते हैं जब बच्चा छात्र के रूप में प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश करता है। उनकी एक्टिविटीज़ से पता चलेगा ना कि कक्षा में एक टीचर को ऑब्जर्व करके कि उसे दिखाई नहीं देता है या उसे कम दिखाई देता है, फिर या उसको सुनाई नहीं देता है, या फिर उसे क्या कहते हैं वाणी दोष है या कुछ और है। ये सारी चीज़ें वो तब पहचान पाएंगे जब वो कक्षा में छात्र के रूप में वो प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश लेंगे। ठीक है। तब तक सीखने का जो महत्व, अगर वो बच्चा कई सही टाइम पर उस यानी कि प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश नहीं लेता है, तो तब तक उसकी जो सीखने का महत्वपूर्ण समय होता है वो निकल चुका होता है। तो उसमें हम बच्चों को वो चीज़ नहीं दे पाते हैं, वो उनका मेंटल सेटअप नहीं कर पाते हैं जो हम उस लेवल पे कर सकते थे जब वो प्राथमिक स्तर पर आया था। एक जो अध्यापक होता है उसकी जो समान आयु वर्ग के अनेक छात्रों का अवलोकन अध्ययन करने से सक्षम होता है, और जो ये समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने का एक सरल भाग विकलांगों को संकेत देती है। यानी कि टीचर जो है वो संकेत देने का मतलब ये है कि उनको ऑब्जर्व करके उन्हें ये चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि विद्यालय उन सेवाओं को हासिल करने में इस्तेमाल करने का जो मुख्य अवसर उन्हें दिया जाता है। आवश्यकता वाले जो शैक्षिक आधार की जो कक्षा में एक योग्य सदस्य के रूप में आने से विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा मिलती है स्पेशल एजुकेशन में। कि जो नॉर्मल इंसान है, अब जो टीचर है वो नॉर्मल है, अब ये तो नहीं है कि जो इनको ट्रेन करेंगे वो भी वैसे ही होंगे।
वो वैसे नहीं होंगे, वो उनसे वो ट्रेंड होंगे, वो सामान्य जो लोग होंगे, उन जो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में उन्हें शिक्षा देंगे, उन्हें उनके कौशलों को सीखने में फिर जो ये टीचिंग के द्वारा उन्हें नए कौशलों को सीखने में मदद मिलेगी। और शायद जीवन में एक पहला अवसर हो सकता है जब उन कार्यों को वो स्वयं करने की आशा को जताएंगे। ठीक है ना बेटा। पहले वो कार्यों को दूसरों के उस पे कार्य को करते थे, और वो लेकिन अब जो ये कार्य हैं वो अपने आप कर रहे हैं, जिन्हें करके वह समर्थ अपने आप को मानेंगे, चाहे वो छात्र काम करके या खेल के द्वारा उस आवश्यकताओं को दर्शा सकता है। ठीक है बेटा। ये तो थी कि जो समावेशी आवश्यकताओं का ये थोड़ा सा एग्जाम यानी कि मीनिंग था। अब हम इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण जो है वो संभव होता है, पॉसिबल है कि जो विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था की उपेक्षा जो समावेशी शिक्षण व्यवस्था की गई है समाज में विचार विमर्श के द्वारा, कि जो अपंग हैं वो सामान्य बालकों में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जा सकता है। ठीक है ना। अगर वो दोनों बच्चे जो अपंग हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं एक साथ पढ़ेंगे, वो जो नॉर्मल बच्चे उन्हें सहयोग देंगे, तो एक तरह का प्राकृतिक वातावरण बनाया जा सकता है, जिसमें इस वातावरण में जो छात्र होंगे उन्हें सीखने का सिखाया जाएगा, उन्हें दूसरों के द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा संभव होगा। यानी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी उस चीज़ को यानी कि उनके दिमाग में भी ये चीज़ आएगी कि जो ये बच्चे हैं, अब अपंग बच्चे हैं, डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस हैं, वो भी हमारी तरह सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। अब मान लो कि एक जो बच्चा है वो उसके पाँव नहीं चलते, बट वो बिल्कुल यानी कि उसकी सोचने की शक्ति, देखने की, बोलने की और सुनने की शक्ति बिल्कुल ठीक है, वो उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का हक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में यही बताया गया। ठीक है। तो वो अगर बच्चा पढ़ेगा, उसका दिमाग अच्छा, तो वो जो नॉर्मल बच्चे हैं तो वो भी उन बच्चों से कुछ ना कुछ सीखेंगे और उनको वो समान अधिकार देंगे। सामाजिक एकीकरण को वो सुनिश्चित करती है, सोशल इंटीग्रेशन को, कि जो अपंग बालकों में कुछ सामाजिक गुण होते हैं बहुत, और जब ये सामान्य बालक एक साथ शिक्षा पाते हैं तो अपंग बालक जो होते हैं वो अधिक संख्या में सामान्य बालकों का संग पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो आते हैं अपनी एजुकेशन में, जो उनका जो लेवल होता है वो हाई भी होता है, यानी कि लो भी होता है और वेरी लो भी होता है, कि उसमें कई तरह के बच्चे होते हैं सामान्य बच्चों में भी, जिनके पढ़ने का तरीका, सुनने का तरीका हर तरह का अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम जो अपंग बालक होते हैं, अगर इनकी अधिक संख्या हो, मान लो कक्षा में जो सामान्य बालक हैं वो 5 ही हैं और जो अपंग बालक हैं वो अगर मान लो कि 8 हैं, तो उन बच्चों को भी सामान्य बालक का संग मिलता है, तो वो भी उनकी तरह सोचने की शक्ति और उनकी तरह व्यवहार करना सीख जाते हैं। अपंग बालक अधिक संख्या में यानी कि उन बालकों का संग पाते हैं, उनसे सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग, ऐसे गुणों का विकास धीरे धीरे होने लगता है। और जो विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में छात्र केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं देते, वो विस्तार से शिक्षण को समझते हैं और उनकी जो सामाजिक सोचने की शक्ति होती है, भावना में विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इक्वलिटी की बात की जाए, समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। भारत में सामान्य शिक्षा व्यापक रूप से जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है, इसमें साथ साथ उन्होंने शारीरिक रूप से जो बंधित बालक होते हैं उनको भी शिक्षा का व्यापक रूप प्रदान किया संविधान के अंतर्गत। ठीक है। संविधान के समावेशी शिक्षा के वातावरण के अगर माध्यम से की बात की जाए तो समानता के जो उद्देश्यों की प्राप्ति की जानी थी, वो कोई भी छात्र अपने आप में दूसरों की उपेक्षा हीन नहीं समझता। कहने का मतलब ये होता बेटा कि
कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको अगर शारीरिक रूप से जो बंधित बालक हैं, अगर उनको शिक्षा का जो भी व्यापक रूप दिया गया है वो संविधान के अंतर्गत ही दिया गया है। उनमें उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान ने 1984 में उन्होंने ये एक एक्ट पास किया कि उनमें उन बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ बैठने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि पहले क्या होता था, उन बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन्स नहीं मिलते थे, लेकिन उन्होंने बोला है कि इन बच्चों को भी समान रूप से वही अधिकार दिया जाए जो नॉर्मल बच्चों को दिया जाता है। इससे क्या होगा कि जो उनका नॉर्मल मेंटल ग्रोथ होगा, ठीक है, विशिष्ट शिक्षा के द्वारा मानसिक जटिलता की को प्रमुखता मिलेगी। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की उपेक्षा तुच्छ और हीन नहीं समझेंगे अपने आप को, ठीक है। वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छा करता है। अगर मान लो एक घर में एक भाई बहन की बात की जाए कि वो मम्मा बहुत अच्छा करता है, तो उन दोनों को वो समान शिक्षा लेने का अधिकार है, ठीक है, जिसके कारण उनके साथ प्राथमिकता का व्यवहार किया जा सकता है, ठीक है। और समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक बालक को जो भी सोचता है वो किसी भी प्रकार का हो, वो किसी भी अन्य बच्चे से यानी कि अलग नहीं, और वो भी उसकी सोच में भी उसके मानसिक विकास में भी उसी प्रकार की जो सोच आएगी जो नॉर्मल बच्चे के अंदर होती है, ठीक है। इससे क्या होगा, समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति की अग्रसर करती है। फिर इससे क्या होगा, जो समावेशी शिक्षा है वो कम खर्चीली है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें कि जो शिक्षा है वो कम खर्चीली है, क्योंकि पहले लोग ऐसा होता था ना कि इन इंस्टीट्यूट्स में डाल नहीं सकते थे, क्योंकि इन स्कूल्स में जो पढ़ाने का खर्चा होता था बहुत ज़्यादा होता, ये महंगी और खर्चीली थी। और इसके अलावा जो विशिष्ट अध्यापक होते थे वो अगर ट्रेनिंग देने घर भी आते थे तो वो भी यानी कि अधिक पैसे लेते थे। तो इन शिक्षावादों के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक समय लेते थे। और दूसरे दृष्टिकोण में जो समावेशी शिक्षा है वो कम खर्चीली और लाभदायक होगी, वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे, उनको उतना ही खर्चा होगा जितना वो नॉर्मल बच्चों के ऊपर करते हैं। उनको भी स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर कहीं वो ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो वहाँ तो वो बच्चा वो स्पेशल एजुकेशन के द्वारा ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। विशिष्ट शिक्षा संस्थान को बनाने में और शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए अन्य कई स्रोतों की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें फिर ये होता है कि अगर बच्चे को डिसेबिलिटी जैसी होगी ना, उसको वैसे उपकरणों की आवश्यकता होगी और वैसे ही टीचर की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षित अध्यापक होंगे, विशेषज्ञ होंगे, उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट होगा। अपंग बालकों की जो सामान्य कक्षा में जो शिक्षा पर कम खर्च आता है, जो नॉर्मल जो सामान्य बालक अपंग होते हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए तो उनका जो खर्चा है वो कम आता है। जो यानी कि ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है तो उनके ऊपर थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि उनको वैसे उपकरणों की ज़रूरत होगी और उनको वैसे ही प्रशिक्षित अध्यापकों के और वैज्ञानिकों की आवश्यकता होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है आधुनिकता और तकनीकों का प्रयोग। अब जैसे कि अब हमारा आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है। आज की अगर आधुनिक तकनीकों की बात की तो कंप्यूटर, इंटरनेट, सैटेलाइट चैनल हैं, ऐसे आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना अब एक आम सी बात हो गई। तो ये जो उपकरणों के द्वारा भी बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये भी सामान्य बच्चों के द्वारा इन उपकरणों के द्वारा इन्हें पढ़ाया जा सकता है। और लेकिन बहुत से जो विद्यालयों में अगर शिक्षण की बात की जाए, जैसे आजकल स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं। स्मार्ट बोर्ड के द्वारा, वीडियोस के द्वारा, यानी कि अगर क्लास में स्मार्ट बोर्ड है तो फिर कुछ भी यानी कि बुक में पिक्चर्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी भी कई स्कूलों में चौक और यानी कि जो ये डस्टर शार्पट की जो सीमा वो बंद हो चुकी है, ठीक है। अब देखो ब्लाइंड बच्चों के लिए तो वो चीज़ नहीं होगी ना, बट वो अगर सुन के उस चीज़ को सीखेगा, अगर मान लो उसके वो स्मार्ट क्लास पे बैठा है, वो देख नहीं सकता है, बट उपकरणों के द्वारा उसको उस चीज़ के बारे में
म्यूज़िक के द्वारा या फिर किसी विजुअल एड के द्वारा उसको सुना के उस चीज़ को श्रव्य उपकरण के द्वारा उसे उस चीज़ को दिखाकर उस चीज़ को दिखाकर सुनाकर उस चीज़ को आगे यानी कि सिखाया जा सकता है उस बच्चे को। लेकिन अगर वो बट अब जो समय आया है उसमें हम बालकों को शिक्षा में आधुनिकता सहायक तकनीकों से परिचित करवा सकते हैं। उनमें से जो नेक संबंध ऐसे होते हैं उन्हें यानी कि शिक्षा के मेन महत्व कंप्यूटर इंटरनेट के बारे में ज्ञान के बारे में संचार यानी कि शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और शिक्षा के प्रसार के बिना ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा कि बच्चे को कंप्यूटर सिखाना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। बट वैसे तो चलो आजकल बच्चे खुद ही थोड़ी एडवांस हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन वो हर एक नीड की ज़रूरत जो है उन्हें वो कंप्यूटर के द्वारा पूरी की जा सकती है। नेक्स्ट जो है, इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, उत्तम गुणों का विकास होगा, गुड सिटीजनशिप मिलेगी। यह विश्वास जताया जाता है कि जो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बालकों के अंदर नागरिकता के लिए आवश्यक गुणों का विकास करती है, क्योंकि वो शिक्षा प्रणाली अपने पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों द्वारा और स्कूल व कक्षा में उनसे व्यवहार पारंपरिक सामाजिक क्रियाओं और व्यवहार द्वारा गतिशील और समायोजन पर बल देती है। ठीक है, यह उनके व्यवहार को लचीला बनाती है। ठीक है, लचीलापन आता है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उनमें। ठीक है, इसमें ये बताया क्या है, उनके गुणों में विकास तब होगा जब नॉर्मल बच्चे यानी कि कम नॉर्मल जो बच्चे हैं कम डिसेबिलिटी जो बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ ग्रुप में पढ़ेंगे, साथी के माध्यम से द्वारा, कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा, सहयोगी अधिगम के द्वारा, सहानुभूति परस्पर सहयोग के द्वारा पढ़ेंगे तो वो एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझेंगे। ठीक है, उन्हें आदर प्रदान करेंगे, उनमें आपसी प्रेम आएगा, आपसी विचार विमर्श होगा और वो समूह में कार्य करेंगे तो वही अलग अलग सोच उनके अंदर आएगी और इनसे क्या होगा, उनके गुणों का विकास होगा, जिन्हें अच्छी नागरिकता के उत्तम लक्षणों में माना जाता है। फिर क्या होगा, नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा, राष्ट्र की प्रगति होगी, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। क्योंकि अब हमारे समाज में वैसे बच्चे भी आगे आएंगे जो डिसेबल चिल्ड्रन है, उनको पीछे नहीं रखा जाएगा। अब ऐसे बच्चे भी समाज में आगे आकर अपना नाम रोशन करेंगे, अपने व्यवसाय को खुद बढ़ाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। शिक्षा किसी भी देश के विकास और प्रगति के लिए बहुत आवश्यक होती है, लेकिन 2008 में एक रिपोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो प्राथमिक शिक्षा के इतने विस्तार के बावजूद भी अभी जो 72 समथिंग बिलियन बच्चे जो ऐसे हैं जो सामाजिक स्तर के कारण विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, या तो वो गांव में है, ठीक है, उसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो शहरों में हैं, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स, अगर कोई ऐसा डिसेबिलिटी चिल्ड्रन पता लगता है इंस्टीट्यूशन है ये ऐसा है बड़े बड़े शहरों में, तो वो बच्चे वहाँ आते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, वो सारा कार्य करते हैं। लेकिन कई गांव में या कोई ऐसे कस्बे हैं जो जहाँ तक ये चीज़ नहीं पहुँच पाती, तो वो जो उनकी जो डिसेबिलिटी वो वहीं की वहीं रह जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, यदि कोई असमर्थ जो बालक शिक्षा प्राप्त करता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो उनके गुणों में विकास होता है, फिर जो बालक है वो शिक्षित हो जाता है, उसे रोजगार का कार्य आ जाएगा। ठीक है, वो ट्रेनिंग लेगा, उसकी जो क्षमताओं को पूर्ण प्रदर्शन करके वो अपनी समावेशी शिक्षा से सभी को शिक्षा भी प्रदान कर सकता, टीचर भी बन सकता कल को, या फिर टीचिंग की बात करो, बैंकिंग की बात करो या कुछ और फील्ड की बात करो, वो उसमें भी जा सकता है। तो उससे क्या होगा, उसकी प्रतिभा होगी और जो कि राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक होगी। तब उसमें हम राष्ट्र में वो बच्चे पीछे नहीं रहेंगे जो डिसेबिलिटी में आते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करेंगे,
वर्तमान में जैसे कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, इंटरनेट है, इन सभी प्रयोग का साधारण सी बात मानी गई है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इनका प्रयोग होने लगा है और शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों को उपकरण का ज्ञान करवाया जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में, फर्स्ट में, सेकंड में बच्चों को कंप्यूटर लग जाता है, उसमें उनको सिर्फ अभी कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में ही पता है। जो जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते रहते हैं, उनके टेक्नोलॉजी के बारे में न्यू सारी ऐसी चीज़ें उनको पता चलनी शुरू हो जाती हैं और वो उस उपकरण की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि इस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। ठीक है, वो एजुकेट, मान लो कि उसमें एक आदमी ने एजुकेशन भी ले ली, उसे कंप्यूटर का ज्ञान बहुत अच्छा है, कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं वो, उसी कंप्यूटर एजुकेशन के द्वारा दूसरों को भी एजुकेटेड कर सकते हैं। या फिर जैसे कि मैंने बात की, उसको कंप्यूटर सीखा उसने, वो ब्लाइंड होने के बावजूद भी वो क्लर्की की जॉब में बैठ के वो एंट्रीज कर रहा है, वो कंप्यूटर चला रहा है, तो उसको उस चीज़ का ज्ञान है, तभी उसने उस चीज़ को, ज्ञान को आगे बढ़ाकर अपना रोजगार का यानी कि अपने रोजगार का अवसर बनाया और अपने पाँव पर खुद खड़ा हुआ। परिवार के लिए सबसे बड़ी संतोषजनक प्रभाव डालती है ये। ठीक है, काउंसलिंग एंड शूटिंग इफेक्ट फॉर द फैमिली। अधिकतर यह देखा जाता है कि जो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो फैमिली पे होता है। ठीक है, कई तो पेरेंट्स टूट जाते हैं कि हमारा जी बच्चा ऐसा पैदा हो गया, हम क्या करेंगे, इसको कैसे पढ़ाएंगे, इसका खर्चा कैसे उठाएंगे, या फिर, तो वहाँ उन पेरेंट्स को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि ऐसे बच्चों के की प्रतिभा को आगे लाया जाए, उन्हें शिक्षा दी जाए कि जो अशक्त और अपंग बालक के जन्म के साथ जो चिंता पैदा हुई है उसे दूर किया जा सके। ठीक है, और ये परम से ही ऐसे बच्चों की को जो अगर देखा जाता है तो दया की दृष्टि से ही देखा जाता है कि हम बोल देते हैं ओहो ये तो चल नहीं सकता, या तो इसको सुनाई नहीं देता, ये कैसे करेगा, या फिर इसको, तो आज के टाइम में ऐसा टाइम है कि इन बच्चों के लिए विशेष उपकरण बन गए हैं, विशेष शिक्षा की व्यवस्था हो गई है, तो ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह जी सकते हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहले जो पेरेंट्स को ये चाहिए कि इन बच्चों को शिक्षा के लिए दूर विशिष्ट विद्यालयों में भेजना पड़ेगा। फिर माता पिता को उन जो चिंता है उस चिंता को छोड़कर उन्हें विद्यालय भेजना पड़ेगा। फिर उनमें समावेशी शिक्षा के पर्याप्त के कारण ऐसे बालक अपने परिवार के साथ भी रहकर सामान्य बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और माता पिता अभिभावकों के लिए एक संतोषजनक प्रभाव छोड़ कर जाएंगे वो, कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, सबसे जो पहली सोच है इंक्लूसिव एजुकेशन में, जो मान लो कि जो कम डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं, वो इंक्लूसिव एजुकेशन में यही माना गया है कि इन बच्चों को सामान्य बच्चों की यानी कि सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए, और ये नॉर्मल जो शिक्षा है वो सब बच्चों के लिए इक्वल मानी गई है, चाहे वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, चाहे वो डिसेबिलिटी चिल्ड्रन है, उन सबको समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें यही है बेटा कि जो पूरी तरह अपंग बालक नहीं होते उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अधिकार दिया गया है। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा, उन्हें उनके जो शिक्षा का स्तर में बढ़ावा भी होगा। ठीक है, इम्प्रूव होगा और एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, ये तो थे इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट जो हमारे आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इस समावेशी शिक्षा की पद्धति की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले कि विद्यालयों में सबके लिए शिक्षा है, यानी कि जो एजुकेशन फॉर ऑल इन द स्कूल फॉर ऑल, यानी कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए, वो मैं आपसे अभी बात कर रही थी ना कि वो जो शिक्षा है पद्धति है वो सामान्य तथा जो बंधित बच्चों के लिए सामान्य विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, और सबके लिए शिक्षा है, और सबके लिए शिक्षा ना कि लगभग सबके लिए शिक्षा है, यानी कि
उन बच्चों के लिए नहीं है, सामान्य बच्चों के लिए, उसमें वो डिसेबिलिटी बच्चों के लिए भी शिक्षा है, जो कम डिसेबिलिटी चिल्ड्रन है उनके लिए भी शिक्षा है, जो ज़्यादा है उनके लिए तो अलग से विशेष स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता की गई कि जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि हमारे वो भी बच्चे ज़्यादा वो अनपढ़ ना रहकर कुछ ना कुछ शिक्षा को जरूर ग्रहण करें उपकरणों के थ्रू। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, बेसिक राइट है सभी का शिक्षा ग्रहण करना, चाहे वो नॉर्मल बच्चों के लिए हो, चाहे वो डिसेबिलिटी बच्चों के लिए हो, वो सेम है। ये मौलिक अधिकारों को व्यवहारिक रूप से अपनाना समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख विशेषता मानी गई है कि शिक्षा की जो पद्धति है वो बालक के शिक्षा के अधिकार में मान्यता दी जाती है कि जो उसके अधिकार की जो भावना है कि उसको स्कूल अगर उसकी भावना में है कि स्कूल जाना तो उसको वो शिक्षा दी जाएगी, उसको शिक्षा को का प्रावधान करवाया जाएगा और आर्थिक स्तर में बच्चों को दाखिला लेने में वंचित नहीं किया जाएगा, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो आर्थिक रूप से हो, क्योंकि फ्री एजुकेशन की बात तभी की गई है। अभिभावक और समाज की भागीदारी की बात करें, इसमें जो मेन जो साथ देने वाली बात है वो समाज की और अभिभावक की बात है। जो समावेशी शिक्षा एक संयुक्त प्रयास है। मान लो कि अगर आपके घर में डिसेबिलिटी चाइल्ड है, मान लो वो चल ही नहीं सकता है, वो बाकी तो ठीक है बट वो चल नहीं सकता, पेरेंट्स सोचें कि ये हम नहीं जी इनको भेज पाएंगे, कौन लाएगा कौन छोड़ेगा, वहाँ कैसे करेगा, कहीं गिरा ना जाए ऐसा। सबसे पहले अभिभावक यानी कि माता पिता और अभिभावकों और माता पिता को विशेष रूप से समाज को सामान्य रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए कि उन्हें वो चीज़ को समझाया जाना चाहिए कि आपके बच्चे भी समाज में नॉर्मल बच्चों की तरह जी सकते हैं। और यह निरंतर किया, ये उत्तरदायित्व सबसे पहले माँ बाप का होगा, माता पिता को होगा कि अपने बच्चों को उन्होंने समाज में लाना ही लाना है शिक्षा के द्वारा। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, उससे जो स्ट्रॉन्गर पॉलिसी और प्लानिंग सबसे करनी पड़ेगी, उन बच्चों के लिए मजबूत नीतियाँ और नियोजन बनाना पड़ेगा। शिक्षा पद्धति के अंतर्गत शिक्षा के जो अधिकार हैं रक्षण करने और उसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की नीतियों को मजबूत और स्पष्ट करना होगा। उन्हें नियोजन और सफलता से कार्य करना होगा। पहले उस बच्चे को व्हील चेयर का प्रयोग करके द्वारा उस बच्चों को छोड़ने लाने का, ताकि वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सके, और बालकों को विशेष रूप से ये एहसास दिलवाने के लिए कि वो भी समाज में सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समाज को और जो माता पिता हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, उन्हें अपने समाज में अभिवृद्धि के लिए एक विशेष परिवर्तन लाना होगा इन बच्चों के लिए। इन्हें भी वो अधिकार, वो समान अधिकार दिए जाने चाहिए जो इनके लिए ज़रूरी हैं। फिर जो आएगा, विशेष शिक्षा प्रावधान किया जाना चाहिए फिर बच्चों के लिए, जहाँ मजबूत नीतियों और नियोजन का प्रबंध किया वहाँ विशेष शिक्षा प्राविधान भी होना चाहिए। शिक्षण की यह पद्धति इस बात पर स्पष्ट मान्यता देती है कि सभी बच्चों को शिक्षा के लिए विशेष रूप से विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए बच्चों की शिक्षा एक समुचित प्रावधान या आयोजन के द्वारा की जा, यानी कि जो ये सारी जिम्मेवारी है वो शिक्षण संस्थान की है कि अगर पेरेंट्स उस शिक्षण संस्थान में उसको पढ़ने के लिए छोड़ गए हैं तो एक शिक्षक के प्रति, एक स्कूल के प्रति, एक समाज के प्रति, उस बच्चे के प्रति इन सब को एक विशेष सहयोग देना होगा। एक ऐसा नियम जिम्मेदारी होगी कि इन बच्चों को भी वैसा ही माहौल क्रिएट करवाया जाए, वैसी ही सारी चीज़ें दी जाए ताकि वो भी सामान्य बच्चों की तरह पढ़ सके। ठीक है, और ये जो मेन पहले तो माता पिता का होगा और दूसरा ये अध्यापक का कर्तव्य होगा कि वो उस जिम्मेवारी को समझे और उनको भी वैसा ही माहौल क्रिएट दिया जाए, वैसी ही शिक्षा दी जाए जो सामान्य बच्चों को
दी जाती है। प्राथमिक शिक्षण व जो उनका जो पाठ्यक्रम होगा वो अत्यंत लचीला होना चाहिए। जो प्राइमरी टीचिंग होगी ना वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ज़्यादा। जो प्राथमिक शिक्षण और पाठ्यक्रम को अधिक लचीला बनाने के लिए, जो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए विशेष साधनों को का प्रावधान होना समावेशी शिक्षा का एक विशेष उत्तरदायित्व माना गया है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि मान लो कि अगर वो बच्चा बिल्कुल ही भी स्कूल स्टार्टिंग में नहीं गया है, को उनको इतना हैवी, यानी कि उनके लिए लिमिटेशन होनी चाहिए। सामान्य बच्चों के भी ऐसे जब प्राइमरी बच्चे होते हैं तो उनमें जो उनका करिकुलम होता है वो उनके हिसाब से ही सेट किया जाता है, जिसके कारण उनको के जो सामान्य अनुभव होते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों की उनकी प्राप्ति की जाती है और शिक्षा पद्धति के द्वारा वे अपने गुणों का विकास करते हैं और अनेक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से परावेश में रहकर उनकी परिस्थितियों को सीखकर समाज की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वो कार्य को करते हैं और सीखते हैं। ठीक है बेटा, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे समावेशी शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र है। समावेशी शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र है वो बंधित बालकों के लिए एक शिक्षण सुविधा को उपलब्ध करवाता है। ठीक है, ये चाहे उनकी मानसिक बौद्धिक की कार्य कुशलता की बात हो, निम्न स्तरीय बालकों की शिक्षा की बात हो, ये उन्हें योग्य बनाता है। ठीक है, इसमें अब इसी में वो भी बच्चे आएंगे समावेशी एजुकेशन में जो श्रवण बंधित बालक हैं। ठीक है, उन्हें सुनाई नहीं देता है तो उनको हेयरिंग एड्स के द्वारा उपलब्ध करवा कर उन्हें स्कूल में बिठाया जा सकता है और उसका जो लेवल है वो टीचर को देखना होगा क्लास में कि कितना रखना है, ज़्यादा या कम, उन्हें आगे बिठाना है या पीछे बिठाना है, ये सारा सहयोग के द्वारा उन्हें प्राप्त करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है दृष्टिबंधित। इसमें जो नेत्रहीन छात्र होते हैं उन्होंने ब्रेल में पढ़ाना और लिखाने का शिक्षण प्राप्त कर लिया है, उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता की जरूरत होती है। दृष्टिहीन को ब्रेल लिपि के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है। अब अस्तबंधित बालक जो होते हैं ऑर्थोपेडिकल में, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, कहने का मतलब ये है कि बेटा इसमें ये सभी विभिन्न प्रकार के जो विकलांग बालक हैं इन्हें ही बहुबंधित बालक ही यानी कि बहुबंधित भी कहते हैं। ये बहुबंधित में ये सभी चीज़ें श्रवण, दृष्टि, अस्तवाणी जो विकलांग बालक हैं इन सब में वो आएंगे। इसमें क्या होगा, जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में सामान्य स्कूल जाने वालों से पहले निःशक्त बालकों का एक प्रशिक्षण होता है। उन्हें विशेष प्रशिक्षण के द्वारा देखा जाएगा कि उसका जो लेवल है वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठने लायक है और जो माता पिता को समझाना होगा, उन्हें समझाना होगा कि अगर आपका बच्चा इस लायक है कि वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकता है तो उनको मोटिवेट करके उन्हें स्कूल में एडमिशन करवाकर उनके बच्चे की प्रतिभा को आगे लाया जा सकता है। जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा स्तर को व्यावसायिक यानी कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उनकी जो उच्च शिक्षा तक उन्हें हर तरह की हेल्प दी जाएगी और व्यावसायिक की शिक्षा भी उसमें सम्मिलित होगी कि उनको ऐसे ऐसे ट्रेंड किया जाएगा कि ताकि कल को वो अपना व्यवसाय खोल सके और अपना जो उनका खुद आमदन अपना कमा सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। ठीक है बेटा, ये इसमें जो अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें वो बच्चे आएंगे, यानी कि इसमें सब तरह के बच्चे होंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, यानी कि ये विभिन्न प्रकार के विकलांग बालक होंगे जिसे बहुबंधित भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार मल्टीपल भी होते हैं जिनमें बहुत सी तरह के होते हैं तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन होती है। क्योंकि इन सब के पहली बात है कि इनके लिए माता पिता को सबसे पहले आगे आना होगा, उन्हें बच्चों को समाज में लाना होगा, शिक्षा ग्रहण करवानी होगी, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होगा। ये तभी हो सकता है, ये जो माता पिता के सहयोग के साथ एक शिक्षक के सहयोग के द्वारा और एक समाज के सहयोग के द्वारा। और इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो ऐसे बच्चे हैं कम अपंग बच्चे हैं उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है बेटा,
ये तो था हमारा समावेशी शिक्षा का कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मीनिंग, डिफरेंसेस, नीड, इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम इसका जो बैरियर है, एडवांटेज है, वो करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो उसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।